नमस्कार दोस्तों, जिस जनरेशन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जनरेशन किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं बन पाएगी, इसी जनरेशन ने, इसी जेन जी ने नेपाल में सरकार गिरा दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मजबूर कर दिया है इस्तीफा देने पर। अब वो अलग बात है कि ये प्रोटेस्ट इस हद तक पहुंच गए हैं कि प्रधानमंत्री के घर पर भी आग लगा दी गई है। पार्लियामेंट भी आग की लपटों में घिर चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर को तो सड़कों पर निकालकर जूतों से मारा गया प्रोटेस्टर्स के द्वारा। और इसी सब में एक अनफॉर्चुनेट डेथ हुई पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ की, जब उनके घर पर आग लगाई गई। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कारण है इस सब गुस्से के पीछे? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने की वजह से हमें ये सब देखने को मिल रहा है? इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। इसके पीछे कारण इससे कहीं ज्यादा और गहरे हैं। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। ये बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। इनमें से ज्यादातर लोग 20-25 साल के नौजवान थे, जिन्हें जेन जी कहा जाता है। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो किसी ने कॉलेज की। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल नाम के एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था और प्रोटेस्टर्स काठमांडू के बीच मौजूद एक सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट माइती घर मंडल से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। ये मार्च लगभग पूरी तरीके से नॉन वायलेंट और पीसफुल था, लेकिन सरकार के द्वारा पुलिस को तैनात किया जाता है प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए, और पुलिस वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में क्लैश देखने को मिलता है। कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर भी घुस जाते हैं, लेकिन फिर पुलिस जो यहां पर करती है उसे पूरा देश देखकर दंग रह जाता है। पुलिस ओपन फायर कर देती है प्रोटेस्टर्स पर, सीधा लाइव बुलेट से कम 19 प्रोटेस्टर्स यहां पर मारे जाते हैं। 400 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। ये कोई रबर बुलेट्स नहीं थी, बल्कि एक्चुअल बुलेट्स थी। मरने वालों में से एक 12 साल का बच्चा भी था। जाहिर सी बात है, इस तरीके की तानाशाही देखकर कोई भी चुप नहीं बैठना चाहेगा। जैसे ही ये खबर फैलती है जनता में, और लोग सड़कों पर आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्टर्स की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ जाती है। पूरी की पूरी सड़क लोगों से घिर जाती है। सरकार कंट्रोल बनाए रखने के लिए दोपहर के 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। प्रोटेस्ट और बढ़ते जाते हैं। ये बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। इनमें से ज्यादातर लोग 20-25 साल के नौजवान थे, जिन्हें जेन जी कहा जाता है। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो किसी ने कॉलेज की। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल नाम के एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था और प्रोटेस्टर्स काठमांडू के बीच मौजूद एक सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट माइती घर मंडल से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। ये मार्च लगभग पूरी तरीके से नॉन वायलेंट और पीसफुल था, लेकिन सरकार के द्वारा पुलिस को तैनात किया जाता है प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए, और पुलिस वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में क्लैश देखने को मिलता है। कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर भी घुस जाते हैं, लेकिन फिर पुलिस जो यहां पर करती है उसे पूरा देश देखकर दंग रह जाता है। पुलिस ओपन फायर कर देती है प्रोटेस्टर्स पर, सीधा लाइव बुलेट से कम 19 प्रोटेस्टर्स यहां पर मारे जाते हैं। 400 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। ये कोई रबर बुलेट्स नहीं थी, बल्कि एक्चुअल बुलेट्स थी। मरने वालों में से एक 12 साल का बच्चा भी था। जाहिर सी बात है, इस तरीके की तानाशाही देखकर कोई भी चुप नहीं बैठना चाहेगा। जैसे ही ये खबर फैलती है जनता में, और लोग सड़कों पर आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्टर्स की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ जाती है। पूरी की पूरी सड़क लोगों से घिर जाती है। सरकार कंट्रोल बनाए रखने के लिए दोपहर के 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। प्रोटेस्ट और बढ़ते जाते हैं। बल्कि यंग पॉपुलेशन में करप्शन, बेरोजगारी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। 2024 में नेपाल में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20.82% पर था। सोचकर देखो, हर 5 में से एक नौजवान बेरोजगार। यहाँ नई जॉब्स बहुत कम क्रिएट हो रही हैं और लोगों को जॉब्स ढूंढने के लिए दूसरे देशों में माइग्रेट करना पड़ रहा है। हालत इतनी खराब है कि हजारों लोग तो केवल पैसे के लिए रशिया यूक्रेन वॉर तक में लड़ने चले गए। सही सुना आपने दोस्तों। फरवरी 2024 तक नेपाल के लगभग 15,000 से ज्यादा लोग रशियन मिलिट्री को ज्वाइन कर चुके थे। यहाँ इन लोगों को कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ही फ्रंट लाइंस पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। सबैजनालाई नमस्ते छ। म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग। अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ। मैले त्यही नै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि।
और इसी कारण से रशिया यूक्रेन वॉर में कई सारे नेपाली सिटीजन्स भी मारे गए हैं। मौत का खतरा होने के बावजूद ये लोग रशिया जाते हैं क्योंकि नेपाल में इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी कम है और रशिया अपनी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए इन्हें लुक्रेटिव ऑफर्स देता है। कुछ फाइटर्स का कहना है कि वो बोनस और सैलरी मिलाकर $4000 पर मंथ कमा लेते हैं, जो 5 लाख नेपाली रुपए से ज्यादा होता है। अब इन हालातों को देखकर अगर नेपाल के पॉलिटिशियंस थोड़ी QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो। इसके अलावा करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है नेपाल में। नेपाल का यूथ 70+ के सेम पॉलिटिशियन से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जो बारी बारी से सरकार बनाते हैं, सरकार से जाते हैं। इसी कारण से मार्च के महीने में भी नेपाल में एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों ने कहा था कि नेपाल का रिपब्लिक बनने का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और शायद उसे वापस मोनार्की बनाना चाहिए। यह भी एक बड़ी कमाल की चीज है कि लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए पॉलिटिशियन से कि डेमोक्रेसी हटाकर वापस मोनार्की बनाने की बात करने लगे। असल में बात क्या है दोस्तों कि साल 2008 से पहले नेपाल का देश नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। We believe that all of us will work hard together to make the dream of new Nepal come true। तब से लेकर आज तक 17 साल बीत चुके हैं और इन 17 सालों की डेमोक्रेसी में 13 बार नेपाल की सरकार बदल चुकी है। कभी केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनते, तो कभी पुष्प कमल दाहाल, तो कभी शेर बहादुर देउवा। इन्हीं 2-4 पॉलिटिशियंस के बीच में पावर रोटेट करती रहती, गठबंधन बनते और कुछ महीनों बाद ही टूट जाते। नेपाल में 2 डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट। नेपाली कम्युनिस्ट की 2 मेजर पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनाइटेड मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर। यही पार्टीज आपस में और छोटी पार्टीज के साथ अलायंस करके सरकार बदलते रहे, लेकिन इन तीनों पार्टीज के ही हेड्स पर करप्शन का आरोप लगा है। नेपाली कांग्रेस के हेड फॉर्मर पीएम शेर बहादुर। असल में बात क्या है कि सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाने से नेपाल में एम्प्लॉयमेंट के जो थोड़े बहुत जरिए भी बचे थे, वो भी खतरे में आ गए। नेपाल की इकोनॉमी में टूरिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो आउटरीच और बुकिंग्स के लिए सोशल मीडिया पर बहुत डिपेंडेंट है। इस बैन ने इस टूरिज्म इंडस्ट्री को पूरी तरीके से डिसरप्ट कर दिया। इसके अलावा लाखों नेपाली फैमिलीज भी इंपैक्ट हुई, जो ऑनलाइन मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल करती थी विदेश में काम करने वाले अपने फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करने के लिए। एक एस्टिमेट के अनुसार जॉब्स और स्टडी के लिए लगभग 70 लाख से ज्यादा नेपाली बाहरी देशों में रहते हैं। इन चीजों ने दोस्तों इस प्रोटेस्ट को और ज्यादा फ्यूल कर दिया। और फिर जब लोग दोस्तों पीसफुली सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो नेपाल की सरकार ऐसे रिएक्ट करती है जैसी ही कोई अथॉरिटेरियन सरकार हो। प्रोटेस्ट भी नहीं करने देना, पुलिस को उतारो और लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दो। सरकार अपने बैन को डिफेंड करने के लिए वही नेशनलिज्म का पुराना आर्ग्यूमेंट का सहारा भी लेती है, जो अक्सर सरकारें अपने खिलाफ क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए करती हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो एरोगेंस के खिलाफ है, कुछ ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे जिससे देश कमजोर हो जाए। लेकिन अंत में इस सरकार को प्रोटेस्टर्स के आगे झुकना पड़ा। पहले होम मिनिस्टर ने मॉरल ग्राउंड्स पर इस्तीफा दे दिया और सोशल मीडिया एप्स पर लगा बैन हटा दिया गया। लेकिन इसके बाद भी प्रोटेस्टर्स शांत नहीं हुए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घरों पर भी आग लगा दी जाती है, यहां तक कि ऑपोजिशन लीडर के घर पर भी आग लगा दी जाती है। आर्मी को हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके मंत्रियों और अफसरों को इवैक्यूएट करना पड़ता है। फाइनली जाकर 9 सितंबर लगभग 2 बजे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी इस्तीफा दे देते हैं। अभी की सिचुएशन ये है दोस्तों, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, कि प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुए हैं। सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की मांग की जा रही है। नेपाल के आर्मी चीफ ने नेशन को एड्रेस किया है और पीस की मांग करी है। नेपाल का देश एक लाइव एग्जांपल है दोस्तों कि क्या होता है जब जनता की आवाज को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जाती है, जब करप्शन, नेपोटिज्म और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों को इग्नोर कर दिया जाता है। ये दुनिया की सभी सरकारों के लिए एक लेसन है कि कभी भी जनता को इतना मत इग्नोर करो कि हालात इस कदर बिगड़ जाएं। क्योंकि बात यहाँ ये भी है दोस्तों कि अगर हालात इस कदर बिगड़ जाते हैं तो देश में कंट्रोल वापस लाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इन प्रोटेस्ट का फायदा उठाकर कुछ एंटी फिएस्टा को चेकआउट करना मत भूलना। 5000 रुपए वर्थ प्रॉम्प्ट बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी।